नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज लोकसभा के क्षेत्रों की विवेचना की कड़ी में हम लोग 38 गया सुरक्षित पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर बात करेंगे। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। गया कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का लिटरेसी रेट लगभग 53% है, जो बिहार का एवरेज प्रतिशत है। यहाँ कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिरघाटी, बाराचट्टी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, बोध गया रिजर्व, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज, ये सभी गया जिला में ही है। मुख्य रूप से आबादी का जो हिसाब है, बुद्धिस्ट की भी ठीक ठाक आबादी है 0.02%। मुस्लिम की आबादी लगभग 13% है और शेड्यूल कास्ट की आबादी यहाँ लगभग 30% है। अच्छी खासी आबादी है, हालांकि फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है। सिरघाटी से विधायक मंजू अग्रवाल आरजेडी की हैं। बाराचट्टी से हम पार्टी के जीतन राम मांझी के परिवार के ही हैं। बोध गया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से कुमार सर्वजीत जो प्रत्याशी भी हैं आरजेडी के, वो वहाँ के अभी सिटिंग एमएलए हैं। गया टाउन से प्रेम कुमार जी हैं जो बीजेपी से हैं और बिहार सरकार में भी मंत्री हैं। बेलागंज से सुरेंद्र यादव, इसके पहले वो मंत्री थे। और वजीरगंज से सुरेंद्र सिंह जो बीजेपी से हैं। ये मोटे तौर पर इनका स्थिति है। जो कुछ और इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं वो आप देख लें। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में यादवों की आबादी बिहार की औसत आबादी से थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 15.5%। मुस्लिम की आबादी 12.8%। यहाँ शेड्यूल कास्ट में एक कास्ट है मुसहर, भुइयाँ भी हम लोग बोलते हैं, मांझी। उनकी आबादी बहुत ज़बरदस्त है, 12%। और जीतन राम मांझी इसीलिए वहाँ से लगातार जीतते भी रहे और वो एकमात्र बिहार या देश के इस समुदाय के, इस समाज के सबसे बड़े नेता हैं। इसके अलावा राजपूत वगैरह की ठीक ठाक आबादी है। पासवान की भी आबादी 4% के आसपास। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको दे दिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। 2019 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उसमें जदयू को वहाँ 48.8% के आसपास वोट मिला था, हमको 32.9% के आसपास। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है इस ज़िले की या इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की 3-4 प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या यहाँ वाटर टेबल का है। गया में गर्मी के दिन में भीषण गर्मी पड़ती है। तो एक समय था कि यहाँ के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, पेड़ सब खत्म हो गया था। तो जब सीआरपीएफ का कैंप या फिर आर्मी का भी कुछ दिन तक कैंप था, हालांकि वो हटा लिया गया, तो आर्मी और पार्लियामेंट्री फोर्स ने वहाँ पर बहुत अच्छा प्लांटेशन किया। इसके अलावा कुछ 1-2 एनजीओज़ हैं वहाँ पर। एक व्यक्ति हैं वहाँ पर जो भारत सरकार में बेहरा साहब, अगर उनका ठीक से नाम याद हो हमको, वो और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर वृक्षारोपण का काम कराया और आज मोटे तौर पर ठीक ठाक स्थिति है वहाँ पर। फॉरेस्ट का डिवीज़न भी है वहाँ। तो एक तो प्रमुख समस्या वहाँ है वाटर टेबल का, पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। दूसरी समस्या वहाँ पर अन्य ज़िलों की तरह पलायन की भी है। खेती ठीक ठाक होती है, लेकिन कुछ इलाकों में पहाड़ी और पठारी इलाका होने के कारण कृषि योग्य भूमि थोड़ी कम है। एक ज़माने में नक्सलवाद की भयंकर समस्या हुआ करती थी, लेकिन नक्सलवाद की समस्या अभी लगभग समाप्ति की ओर है। इंडस्ट्रीज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। मगध यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है वहाँ, आईआईएम बन गया है, होटल मैनेजमेंट के भी वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स वगैरह बने हैं।
प्रशासनिक इंस्टीट्यूट बीपार्ड वहाँ बना है, फॉरेस्ट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है, वो सब बना है। एक प्रमुख चीज़ वहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, गया कोलकाता दिल्ली जो फ्रेट कॉरिडोर है, वहाँ पर 1650 एकड़ लैंड बिहार सरकार ने एक्वायर किया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, और उसको मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने का प्रस्ताव है, जिसमें 50% राज्य सरकार और 50% भारत सरकार उसमें खर्च वहन करेगी। और यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, IMC उसको बोलते हैं शॉर्ट में, बनाने का प्रस्ताव है। ये मुख्य रूप से उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बातें हैं। थोड़ी बहुत बिजली की भी समस्या, हालांकि बिजली मोटे तौर पर राज्य सरकार ने ठीक ठाक कर दिया है, तो अब लगभग सभी विलफुल जो भी बिजली के उपभोक्ता हैं उनके पास बिजली पहुंच चुकी है। नक्सलवाद की समस्या मैंने बताया कि ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। हाँ, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है वहाँ। आप सबको पता है कि हर साल कालचक्र मैदान में वहाँ पर दलाई लामा आते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। हालांकि कोविड के दरमियान 2-3 साल बड़ा डिस्टर्ब रहा। विष्णुपद मंदिर भी है, बुद्ध सर्किट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इसलिए वहाँ पर होटल्स बहुत हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि स्टार होटल्स पटना से ज़्यादा बोधगया में। बोधगया में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, हालांकि फ़्लाइट्स की संख्या बहुत कम है वहाँ, उसके एक्सपेंशन का भी प्रस्ताव है। तो ये मोटे तौर पर उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की जानकारी है। यह भी सीट बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए कि यहाँ पर हम के जो सुप्रीमो हैं, सुप्रीमो शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इस तरह की पार्टियां, उसमें सुप्रीमो का कल्चर है। तो हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा उसको बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं, उसके जो सुप्रीमो हैं श्री जीतन राम मांझी, वे बहुत पुराने नेता हैं, वो इस मैदान में हैं और उन्होंने कई बार कहा भी है, इमोशनल अपील भी किया है कि मेरा संभवतः अंतिम चुनाव होगा। उनका एफिडेविट भी हमारे सामने है। और दूसरे वहाँ एक MP हुआ करते थे, उनकी हत्या हो गई। उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री भी थे, कुमार सर्वजीत, वो RJD की तरफ से, यानी इंडिया गठबंधन से कुमार सर्वजीत हैं मैदान में, और NDA की तरफ से श्री जीतन राम मांझी वहाँ पर चुनाव में हैं। तो मोटे तौर पर इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाइपोलर फाइट होगा, द्विकोणीय मुकाबला होगा, और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। तेजस्वी जी की भी सभा अभी हुई है वहाँ, सभा में अच्छी खासी भीड़ भी थी और अपने अंदाज में उन्होंने बात भी किया है। अगर एफिडेविट और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सर्वजीत जी BTech इंजीनियर हैं। इन्होंने BIT मेसर रांची से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और इनके ऊपर जो एफिडेविट में मुकदमे हैं वो कोई ग्रीवियस नेचर के मुकदमे नहीं हैं। सामान्यतः 188 या आचार संहिता उल्लंघन में जो होता है केसेस, वो है। किसी भी केस में उन पर कन्विक्शन नहीं हुआ। 1-2 केस कोविड के समय में जो हुआ था एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत, वो हुआ है। और इनके ऊपर लायबिलिटी लगभग 30 लाख है। इनका 23-24 में जो इनकम टैक्स का रिटर्न हो उसके अनुसार 6.25 लाख इनकी आमदनी है, वाइफ की 5.5 लाख आमदनी है। तो ये मोटे तौर पर ये सूचना है। जीतन राम मांझी 66 में मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। ये बहुत पुराने नेता हैं और सबसे पहले 1990 में ये कांग्रेस से 1980 में MLA हुए। 80 से 90 तक कांग्रेस में रहे। फिर 90 में ये जनता दल में आ गए। फिर 2005 में जनता दल यूनाइटेड में आ गए, और 2015 से इनकी अपनी पार्टी, आपको पता है कि जब नीतीश कुमार जी हार गए थे चुनाव में, उनकी पार्टी हार गई थी पार्लियामेंट के चुनाव में, तो वो रिज़ाइन कर दिए थे और कुछ दिन के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर दोनों में खींचातानी हुई और वो जो राजनीतिक इंटरेस्ट है वो क्लैश किया और फाइनली इनको हटा दिया। तो ये भी दल और अलायंस बदलने में बड़े माहिर हैं। इसलिए अगर कोई पलटू राम सिर्फ नीतीश जी को कहता है तो कई बार उनके साथ अन्याय भी है, क्योंकि राजनीति में शायद ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने पलटी नहीं मारी हो। यदि मैं ये कहूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव जी ने कभी पलटी नहीं मारी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्यथा लोगों ने अलायंस बदले हैं, कई बार बदले हैं। तो जीतन राम मांझी जी का भी अलायंस हमेशा कभी इधर कभी उधर वो होते रहा है। और इनके पार्टी में जो
4 एमएलए हैं, उसमें 3 इनके परिवार के ही सदस्य हैं। ये मोटे तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बेसिक आंकड़ा है। मैंने कास्ट कन्फिग्रेशन की बात कर ही दी। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वह मुख्य रूप से, और जो नैरेटिव्स है, जो चुनावी मुद्दे हैं, वो मुख्य रूप से 3 ही हैं। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं, ये एक इमोशनल कार्ड भी चल रहे हैं कि भाई हम तो अब अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो हमारा अंतिम है तो हमको जिता दीजिए। ये एक इमोशनल अपील उनके तरफ से हो रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जो समर्थक हैं और उस इलाके, चूँकि अलग अलग 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कुछ काम भी इन्होंने किया, उसको भी ये बैंक करना चाहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर उस इमोशनल अपील के अलावा इनके पास भी वही मुद्दे हैं कि नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया, नरेंद्र मोदी जी इतना काम किया, हमको जिताइए और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यही है जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाषणों का जो लब्बो लबाब रह रहा है, वो यहाँ भी है। नीतीश कुमार जी एज यूजुअल कहते रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ था, 2005 के पहले कोई घर से निकलता था तो हम ही तो सब किए हैं, तो वो उनका नैरेटिव्स रहता है। मोदी जी आने के बाद उनका 3-4 नैरेटिव सेट है। पहला भ्रष्टाचार कि ये सबको ईडी पर कार्रवाई कर रहे हैं, सबको जेल भेजेंगे। परिवारवाद पर थोड़ा यहाँ कम अटैक करें, और गया में भी, अगर अभी तक तो नहीं आए हैं, और मज़ेदार बात है कि गया में फर्स्ट फेज में ही चुनाव है। जो अभी जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार न तो मुख्यमंत्री जी गए हैं, न प्रधानमंत्री जी गए हैं, हालांकि भी थोड़ा समय है बाकी, और न ही जो प्रदेश अध्यक्ष वो गए हैं। तो उनकी नैया संभवतः एनडीए समझ रही होगी कि अपने सक्षम है, पार कर लेंगे, तो ये तो खैर देखना होगा। लेकिन वहाँ भी नैरेटिव एनडीए का वही है। अभी जो तेजस्वी जी का भाषण हुआ वो बड़ा ज़ोरदार भाषण हुआ, और उन्होंने अपने अंदाज में 3-4 चीज़ पर बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया। पहला प्रहार तो वही किए मांझी जी पर, और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी वाला ये कह रहा है, एनडीए वाला कह रहा है कि कमज़ोर कैंडिडेट हम दे दिए हैं, तो कैंडिडेट भी ठीक से नहीं दिए हैं, तो सब जो राजनीतिज्ञों का अटैक करने का तरीका। दूसरा अटैक करने का उन्होंने सर्वजीत जी की बड़ी खुलकर प्रशंसा की। पढ़े लिखे, राजनीति में 50-55 को युवा ही बोलते हैं, तो युवा हैं, और कृषि विभाग में रहते हुए ने ठीक ठाक काम भी किया था। तो दूसरा नैरेटिव्स तेजस्वी जी का था, वो उन्होंने सर्वजीत की काफ़ी प्रशंसा की और कहे कि इनको जिताइए और यहाँ बहुत काम करेंगे। और सर्वजीत जी का अपना वादा है कि साहब यहाँ पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स बनवाएंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हो ही गया, एम्स बनवाने की बात वो कह रहे हैं। तेजस्वी जी ने पलटवार करते हुए उन्होंने जो बातें कही, लालू जी के रेलवे के समय में जो उपलब्धि थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि लोग कहता है कि रेलवे में भ्रष्टाचार हुआ, जबकि उन्होंने रेलवे में को प्रॉफिट में लाए और दुनिया भर में रिसर्च हुए, गरीब रथ चलाया, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें उन्होंने की। मोटे तौर पर गया कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति अभी जो हम लोगों का अपना आकलन है वह कांटे की टक्कर है, बॉटल नेक फाइट है ना। आज के तारीख में कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि कोई एक तरफा फाइट है। जहाँ मांझी जी के तरफ 3-4 प्लस पॉइंट है। पहला, उनके कास्ट की आबादी अच्छी खासी है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। तीसरा, ये खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उसका अपना एक स्टेचर है। दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके अपने ये हैं, विधायक हैं। और नीतीश जी का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड और उनका जो सपोर्ट है वो अलग है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट उनके हैं। लेकिन एक इमोशनल अपील बड़ा हो रहा है कि अब अंतिम बार है, इनको जिता दीजिए। सर्वजीत जी के फेवर में 3-4 बातें बड़ी प्रमुखता से जा रही है। इनको भी विरासत में राजनीति मिला, इनके पिताजी के काम को याद दिला रहे हैं। दूसरा, तेजस्वी जी का 17 महीने में नौकरी देने का जो दावा हो रहा है कि 17 महीने में हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं, तो एक फ्लैंक वो आ रहा है। दूसरा, इन्होंने अपने लेवल पर जो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया है, गया ज़िले में काम किया है, वो इनका दूसरा फ्लैंक। और तीसरा फ्लैंक है कि हम यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेरे जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता है जो यहाँ एम्स ला सके, फैक्ट्रीज ला सके और बहुत सारी चीज़ें ला सके।
जहाँ तक कास्ट के कॉन्फ़िगरेशन और कास्ट डिविडेंड का सवाल है, मैंने बताया कि यादव की अच्छी खासी आबादी है, लगभग 15.5% के आसपास, और मुस्लिम की आबादी लगभग 13% के आसपास। तो ये आबादी एक बहुत महत्वपूर्ण डिसाइडिंग फैक्टर है। आरजेडी हमेशा से ये सोचती रही है कि एमवाई का समीकरण उनका परंपरागत वोटर रहा है। हालांकि तेजस्वी जी ने कई बार माई और बाप की चर्चा की है, A to Z पार्टी की चर्चा की है, लेकिन मोटे तौर पर अभी भी बिहार का पॉलिटिकल बिहेवियर जो वोटर्स का है, वह मोटे तौर पर जो सेट ट्रेंड है उसी पर वोट करता है। थोड़ा बहुत रीजनल वेरिएशंस होता है कुछ कैंडिडेट्स और कुछ इमीडिएट रीजन्स के कारण से। तो अगर ये मान करके चलें कि यादव और मुस्लिम का वोट ठीक ठाक हुआ और 55 to 60% का भी अगर वोटिंग हुआ, तो उस हिसाब से आप ये मान करके चल सकते हैं कि इनको एक अच्छा खासा एज मिलने वाला है। लेकिन मांझी जी के बारे में फिर वही है कि शेड्यूल कास्ट का वोट अगर इनके पक्ष में गोलबंद होता है, अपर कास्ट का जो परंपरागत वोट माना जाता है कि एनडीए का रहा है, वो अगर गोलबंद होता है और फिर मोदी जी का जादू चलता है, तो यहाँ करिश्मा हो सकता है। मोटे तौर पर अगर कोई निष्कर्ष निकालना चाहे तो ये समझे कि यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है, और अब चूँकि पहला फेज का चुनाव है, तो अब बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं कि द वॉर इज़ कमिंग टू एन एंड नाउ। तो अगले 3-4 दिन में अगर कोई नैरेटिव्स चलना शुरू हुआ तो उसकी बात फिर अलग है। राम मंदिर का मुद्दा कोई बहुत ज़बरदस्त रूप से हावी हो गया हो, ऐसा बिहार के अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अभी तक नज़र नहीं आया है। अब उसी तरह से गया में भी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ हलकों में प्रयास किया जा रहा है कि ये मुद्दा यहाँ पर बने, लेकिन वो मुद्दा ऐसा कुछ बना नहीं है। मुद्दा अभी भी एज यूजुअल है, बेरोजगारी का है, पलायन का है, पानी की समस्या का है, और क्षेत्रीय विकास से संबंधित चीज़ों का है। एंटी इनकम्बेंसी के संबंध में चूँकि मांझी जी का परंपरागत सीट वहाँ रहा है, इनके 2-2, 3-3 एमएलएज रहे हैं, तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी इनके अगेंस्ट में, या नीतीश जी का जो एंटी इनकम्बेंसी है इनके अगेंस्ट में जा सकता है। और लेकिन सर्वजीत के पास एज है, उम्र का, उनके क्वालिफिकेशन का, और तेजस्वी के पॉपुलैरिटी का, लोकप्रियता का। तो मान करके वोटर को चलना चाहिए कि वोटर का वोटिंग का परसेंटेज यदि ज़्यादा हुआ, मतलब अगर 65 to 70% के आसपास अगर वोटर टर्नआउट हुआ, तो आप ये मान लीजिए कि ये फेवर में जाएगा सर्वजीत के। अगर लो टर्नआउट होता है, माना जाता है हमेशा कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का कारण होता है। यंग वोटर्स में बड़ा उत्साह है तेजस्वी को लेकर के, बेरोजगार लड़कों में बड़ा उत्साह है, इस उम्मीद के चलते उत्साह है कि आने के बाद ये हम लोग को नौकरियां देंगे। तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला करके आप यूँ समझें कि बिल्कुल कांटे का टक्कर है। ऊँट किधर बैठेगा किधर खड़ा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार।